क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन है? उनकी आदतें। स्टडीज कहती हैं कि 95% लोग अपनी आदतों की वजह से सफल या असफल होते हैं। और स्टीफन कवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 पावरफुल आदतें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? स्टीफन कोवी की ये बुक सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हासिल कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। आज हम इस बुक को 3 मुख्य भागों में समझेंगे। 1. प्राइवेट विक्ट्री, खुद पर काम करने और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। 2. पब्लिक विक्ट्री, दूसरों के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने के लिए। 3. रिन्यूअल, अपनी लाइफ को रिफ्रेश और बैलेंस में रखने के लिए। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब सोचिए, ये किताब इतनी इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि आपको कैसे सोचना है और कैसे जीना है सिखाती है। कवे ने इस बुक में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के जरिए एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जो हर किसी पर लागू हो सकता है। ये सिखाती है कि कैसे अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लें, कैसे बड़े गोल्स पर फोकस करें और कैसे दूसरों के साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर सफल हों। अगर आप अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एट ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक समरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि यह बुक 3 अलग अलग भागों में बांटी गई है और हर भाग हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्राइवेट विक्ट्री, आंतरिक सफलता। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट विक्ट्री की, जो पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। यह हमारे अंदर की दुनिया को बदलने का तरीका है, क्योंकि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते तब तक हम बाहरी दुनिया में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। आपकी लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और यही पहली आदत है, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि अपनी लाइफ को लेकर जो भी डिसीजंस हैं वो आपकी चॉइसेस पर आधारित हों। ये आदत हमें सिखाती है कि अपनी परिस्थितियों के बजाय हम अपनी सोच और एक्शंस से अपने जीवन को शेप कर सकते हैं। हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे अगर कोई दिक्कत आती है तो हम सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, या यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन बी प्रोएक्टिव का मतलब है रिएक्टिव न होके प्रोएक्टिव बनो। इसका मतलब है अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप खुद को जिम्मेदार मानें और देखिए कि आप उस स्थिति में कैसे बदलाव ला सकते हैं। प्रोएक्टिव रहने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि जब हालात खराब हों तब हमें अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम अपनी सोच और काम को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और मुश्किल हालात में भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। रिएक्टिव मत बने, अपनी लाइफ के क्रिएटर बने। जब आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं तो आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अपनी चॉइसेस पर विश्वास रखें, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है और सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन ले सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू बी प्रोएक्टिव। Q1, अगर मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या मैं प्रोएक्टिविटी कैसे दिखा सकता हूं? आंसर, सही सवाल। प्रोएक्टिव रहने का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच,
प्रतिक्रिया और एक्शंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। हर सिचुएशन में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आप अपनी प्रतिक्रिया को चूज कर सकते हैं। आप किसी प्रॉब्लम का सामना कैसे करते हैं, यही आपके प्रोएक्टिव होने को दिखाता है। Q2, क्या प्रोएक्टिविटी का मतलब हर चीज में परफेक्शन हासिल करना है? आंसर, नहीं। प्रोएक्टिविटी का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं उस पर ध्यान और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी मिस्टेक्स होना भी जरूरी है, क्योंकि उनसे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोएक्टिविटी का मतलब है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ते रहें। Q3, अगर मुझे किसी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़े तो प्रोएक्टिविटी का क्या तरीका होगा? आंसर, प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे पहले अपनी सिचुएशन को समझें और देखें कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। इसके बाद अपने एक्शंस के बारे में सोचें और तय करें कि किस तरीके से आप सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना भी एक प्रोएक्टिव स्टेप हो सकता है, अगर हमें उसे बदलने का कंट्रोल नहीं है। समराइज ऑफ हैबिट 1, तो याद रखें, बी प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ रिएक्टिव होने से बचना नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने और उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की शक्ति देता है। आप हर सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को तय कर सकते हैं और यही आपको एम्पावर्ड बनाता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सोचिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। इस आदत का मतलब है अपनी लाइफ को एक क्लियर विजन के साथ डिजाइन करना, ताकि हम हर कदम को जानबूझकर उठाएं और हमारी जर्नी एक मीनिंगफुल दिशा में हो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दिन ब दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी भी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है या आखिरकार वह किस दिशा में जा रहे हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वह हमारे अल्टीमेट पर्पस और लॉन्ग टर्म गोल्स से अलाइंड हो। अगर आपने कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य की योजना बनाई है, तो आपने शुरुआत में ही यह सोचा होगा कि उसका अंत कैसे होगा, यानी क्या परिणाम होगा। उसी तरह अपनी जिंदगी को भी उस नजरिए से देखना जरूरी है। इससे हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और हमारी यात्रा पूरी तरह से एक पर्पसफुल डायरेक्शन में चलती है। पहले क्लियर करें कि आपको कहां पहुंचना है, फिर उस दिशा में काम करें। आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आपका हर कदम उस दिशा में बढ़ता है। ये हमें खुद को गाइड करने और सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। Q1, अगर मुझे अपना अल्टीमेट गोल अभी तक क्लियर नहीं है तो क्या करना चाहिए? आंसर, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे आंसर को पढ़ने के बाद तुम उसे कॉपी कर लेना और उसे कमेंट में ना भूले। Q2, क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने गोल्स के बारे में ही सोचना चाहिए और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचते रहें और बाकी चीजों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि हमें जीवन में जो भी करते हैं उसे उस अल्टीमेट गोल के साथ अलाइन करके करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम सही तरीके से अपने समय और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पूरी जिंदगी के हर पहलू को सही दिशा में बढ़ाते हैं। Q3, जब हम अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो क्या हमें छोटे छोटे कामों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आंसर, नहीं, ऐसा नहीं है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का यह भी मतलब है कि हमें छोटे छोटे कदमों को भी महत्व देना चाहिए। यह आदत हमें यह सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। इन छोटे कामों का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि यही हमें हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गाइड करते हैं। समराइज ऑफ हैबिट 2, तो अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस और फुलफिलमेंट चाहिए तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। एक बार जब आपके पास क्लियर विजन होगा तो आपका हर कदम उस दिशा में बढ़ेगा। याद रखें, बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीने का तरीका देता है, जहां हम हर डिसीजन को अपने बड़े लक्ष्य के हिसाब से लेते हैं। हैबिट 3,
पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हर काम जरूरी नहीं होता। इस आदत का मतलब है प्रायोरिटी सेट करना और उन चीजों पर काम करना जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समय का सही उपयोग करें और उन कार्यों को पहले करें जो हमारे गोल्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। इसका कारण यह है कि हम अक्सर अपनी टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें यह सिखाती है कि समय के बजाय हमें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन टास्क्स को प्राथमिकता देना, जबकि जो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उन्हें बाद में करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी अंतिम लक्ष्य है अपने करियर में वृद्धि पाना, तो आपको अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को पहले करना होगा जो आपकी पेशेवर वृद्धि में मदद करें, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना, पढ़ाई करना या पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में शामिल होना, जबकि उन एक्टिविटीज को कम प्राथमिकता देनी चाहिए जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होती, जैसे सोशल मीडिया चेक करना या समय खराब करना। टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट जरूरी है। हम सभी के पास एक सीमित समय है और जो लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं वे समय को नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को सही से मैनेज करते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा और ध्यान भी उन चीजों पर लगानी चाहिए जो सच में हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती हैं। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। Q1, क्या इसका मतलब है कि हमें हर छोटे काम को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब यह नहीं है कि हम छोटे कामों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें छोटे कामों को उस क्रम में करना चाहिए जो हमारे बड़े लक्ष्यों के साथ अलाइंड हो। अगर कुछ छोटी टास्क्स अर्जेंट हैं और ज़रूरी भी हैं, तो उन्हें पहले करना चाहिए, लेकिन बाकी को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से बाद में रखा जा सकता है। Q2, मैं कैसे जानूं कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम? आंसर, यह सवाल बहुत अच्छा है। आप अपनी प्राथमिकताओं को समझने के लिए यह सोच सकते हैं कि कौन से काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे ज्यादा योगदान देंगे। आप अपनी टास्क्स को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क्स वो होते हैं जो आपके गोल्स और सक्सेस के लिए जरूरी हैं, जबकि अर्जेंट टास्क्स वो हैं जो अभी करने की जरूरत होती है, लेकिन उनके बिना आपके गोल्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Q3, क्या हमेशा इस आदत का पालन करना जरूरी है? कभी कभी क्या हमें अपने मन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए? आंसर, यह सही सवाल है। हम सबको अपने मन के हिसाब से भी काम करने की जरूरत होती है, लेकिन पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब यह है कि हम अपने दिन का सही बैलेंस बनाए रखें। कभी कभी हमें रिलैक्सेशन और अपनी मेंटल वेलबीइंग के लिए भी समय देना चाहिए, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहले निर्धारित कर लें। इस आदत का पालन करने से आप दिन के अंत में यह महसूस करेंगे कि आपने समय का सही उपयोग किया है। समराइज ऑफ हैबिट 3। तो अगर आपको अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी चाहिए, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। याद रखें, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है जो आपको सही दिशा में ले जाता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें यह सिखाती है कि अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2, सामाजिक सफलता। अब बात करते हैं सामाजिक सफलता की, जो हमारी दूसरों के साथ रिलेशनशिप और टीम वर्क पर फोकस करता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक कलेक्टिव सक्सेस अचीव करने की दिशा में भी काम करते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। इस आदत का मतलब है कि हमें हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों।
यानी हर निर्णय और बातचीत में हम ऐसा रास्ता तलाशें जिससे हम और सामने वाला दोनों जीत सकें। यह आदत हमें यह सिखाती है कि सिर्फ अपना फायदा नहीं बल्कि दूसरे का भी भला सोचें। हमारी सोच अक्सर ऐसी होती है कि अगर हम जीतते हैं तो दूसरा हारता है और अगर दूसरा जीतता है तो हम हारते हैं। लेकिन थिंक विन विन का यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के लिए ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सभी के फायदे हों। यह आदत न सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ विन विन सॉल्यूशंस खोजते हैं तो इससे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं और ट्रस्ट भी बढ़ता है। यह एक माइंडसेट है जहां हम केवल अपने ही फायदे के बारे में नहीं सोचते बल्कि सामने वाले की नीड्स और गोल्स को भी ध्यान में रखते हुए किसी मुद्दे का हल ढूंढते हैं। विन विन का मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा बराबरी में रहना है, बल्कि यह कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाले तरीके से काम करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप और आपके कोलीग के बीच काम का बंटवारा हो तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से काम करे, बल्कि आप यह सोचें कि कैसे दोनों के लिए काम करना ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, जिससे दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम भी अच्छा हो। कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन जरूरी है। जब हम अपनी सोच को कंपटीशन से कोलैबोरेशन की ओर बदलते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं बल्कि एक कलेक्टिव सक्सेस की ओर भी बढ़ते हैं। याद रखें, जहां कोलैबोरेशन होता है वहां विन विन सॉल्यूशंस मिलते हैं। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू थिंक विन विन। Q1, अगर सामने वाला विन विन मेंटालिटी नहीं अपनाता तो मैं क्या करूं? आंसर, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। कभी कभी सामने वाला विन विन माइंडसेट नहीं अपनाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने स्टैंड पॉइंट से समझौता करना चाहिए। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें ताकि दोनों पक्षों को फायदा हो, लेकिन अगर सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है तो उस स्थिति को समझने और सही तरीके से मैनेज करने के लिए नेगोशिएशन स्किल्स का उपयोग करें। हमेशा याद रखें, हमें अपनी इच्छाओं और दूसरे की इच्छाओं के बीच एक संतुलन बनाना है। Q2, क्या यह आदत सिर्फ बिजनेस में लागू होती है या पर्सनल लाइफ में भी? आंसर, यह आदत सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बेहद प्रभावी है। चाहे वह परिवार, दोस्त या किसी और के साथ संबंध हो, थिंक विन विन का मतलब है कि हम सबके फायदे के लिए काम करें। इससे न केवल ट्रस्ट बढ़ता है बल्कि रिश्तों में भी मजबूती आती है। Q3, क्या अगर हमेशा विन विन सॉल्यूशंस मिलते नहीं हैं तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? आंसर, ऐसा नहीं है। हमेशा विन विन सॉल्यूशंस मिलना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें सॉल्यूशंस की दिशा में काम करते रहना चाहिए और बीच में आने वाली मुश्किलों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। जब दोनों पक्षों के लिए संतुष्टि के रास्ते नहीं मिलते तो यह समय होता है फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दिखाने का। कभी कभी हम बीच में से रास्ता बदलकर भी दोनों के लिए बेहतर परिणाम पा सकते हैं। समराइज ऑफ हैबिट, चोर। तो याद रखें, थिंक विन विन का मतलब यह नहीं है कि हमेशा एक जैसा परिणाम मिलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि हमें हर परिस्थिति में दूसरों के फायदे को भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जब हम कोलैबोरेशन को महत्व देते हैं तो न सिर्फ हम खुद जीतते हैं बल्कि दूसरों को भी जीतने का मौका देते हैं, और यही हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस आदत का मतलब है कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात कहें। यह आदत हमें सिखाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला कदम है समझना। जब हम पहले सामने वाले को पूरी तरह से समझते हैं तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से और प्रभावशाली रूप से रख सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम पहले ही अपनी बात कहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस आदत का मूल विचार यह है कि हमें अपनी बात से पहले दूसरे की बात पूरी तरह समझनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें चुप रहकर सुनते रहना है, बल्कि हमें पूरी तरह से एम्पैथी के साथ दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादातर समय हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी प्राथमिकता अपनी बात को सही तरीके से सामने लाने की होती है, लेकिन सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरे की बात को समझते हैं
तो हम अपने विचारों को और भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। यह हमारी कम्युनिकेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल और प्रभावी बनाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और वह किसी मुद्दे पर आपसे असहमत है, तो बजाय इसके कि आप तुरंत अपनी बात रखें, सबसे पहले उसकी बात को समझने की कोशिश करें। उसकी दृष्टिकोण और विचार जानने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि वह क्यों ऐसा महसूस करता है। जब आप उसकी बात समझेंगे, तो आप अपनी राय और सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। एम्पैथी इज द की टू बेटर रिलेशनशिप्स। जब हम दूसरे की बात को समझते हैं, तो हम अपनी बात भी आसानी से समझा सकते हैं और इससे रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। सही तरीके से संवाद करने के लिए सबसे जरूरी है एम्पैथी, यानी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। Common questions and answers related to seek first to understand, then to be understood. Q1. क्या अगर सामने वाला खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता तो मुझे क्या करना चाहिए? आंसर. यह बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी सामने वाला खुद को समझाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। अगर सामने वाला खुद को नहीं समझा रहा है, तो हमें पेशेंस और एम्पैथी के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए। एक बार जब वह महसूस करेगा कि आप उसे समझ रहे हैं, तो उसे भी अपनी बात रखने में आसानी होगी। हमेशा एक सकारात्मक और ओपन माइंडेड अप्रोच अपनाना जरूरी है। Q2. क्या यह आदत सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में ही लागू होती है या पर्सनल लाइफ में भी? आंसर. यह आदत सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बेहद प्रभावी है। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या किसी और के साथ संबंध, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हमें यह सिखाती है कि हमें हर किसी की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। Q3. क्या यह आदत बहुत समय लेती है, खासकर जब मैं जल्दी में होता हूं? आंसर. यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे को समझने में समय बहुत लगता है, लेकिन यह आदत हमें जल्दी समझने की क्षमता भी देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें घंटों बात करनी है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में एक माइंडसेट तैयार करें कि हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें जल्दी और सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। और जब सामने वाला जानता है कि आप उसे सुन रहे हैं, तो वह खुद भी जल्दी और स्पष्ट रूप से अपनी बात बताएगा। बी अंडरस्टूड सिर्फ संवाद को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है। जब हम दूसरों की बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी बात भी बेहतर तरीके से और प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि सही संवाद सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से शुरू होता है। हैबिट 6. सिंक्राइज टीम वर्क का सही मतलब है सिंक्राइज। मिलकर काम करने से ऐसा रिजल्ट मिलता है जो अकेले मुमकिन नहीं। इस आदत का मूल विचार यह है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे सिर्फ अपनी ताकत नहीं जोड़ते, बल्कि एक ऐसी नई ताकत और क्षमता उत्पन्न करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं होती। जब हम कहते हैं कि 1+1 = 3, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गणित में कोई चमत्कारी चीज हो रही है, बल्कि यह है कि जब दो लोग या दो टीमें साथ मिलकर काम करती हैं, तो उनके संयुक्त प्रयास से एक ऐसा परिणाम निकलता है जो अकेले किसी के लिए मुमकिन नहीं था। सिनर्जाइज का मतलब है कि हमें हर व्यक्ति की यूनिक स्ट्रेंथ्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। टीम वर्क में सबकी अलग अलग ताकत होती है, और जब सभी लोग अपनी अपनी ताकत को मिलाकर काम करते हैं, तो वे एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी सामूहिक क्षमता से कुछ बड़ा हासिल करते हैं। इसे सिंगरी कहा जाता है, और यह तब होता है जब हम एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक नया दृष्टिकोण सामने आता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, एक टीम में एक व्यक्ति के पास शानदार आइडिया हो सकता है, जबकि दूसरे के पास उस आइडिया को अमली जामा पहनाने का तरीका हो सकता है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो एक ऐसी क्रिएटिव सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं जो दोनों के पास अकेले नहीं हो सकता था। यही सिनर्जी है। 1+1 = 3
जब सिनर्जी सही हो। ये कहने का मतलब ये है कि सिनर्जी सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि यह एक नया परिणाम उत्पन्न करता है जो अकेले किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों, ताकतों और दृष्टिकोणों का सम्मान करते हैं, तो अंत में वे एक बेहतर और ज़्यादा प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू सिनर्जाइज। Q1, अगर टीम में कुछ लोग सहयोग नहीं करते तो क्या हम सिनर्जी को लागू कर सकते हैं? आंसर, यह सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, सिनर्जाइज को पूरी तरह से लागू करने के लिए टीम के सभी सदस्य सहयोगी होना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी कुछ सदस्य सहयोग नहीं करते, तो हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमें टीम में ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बनाना होगा। जब लोग महसूस करेंगे कि उनके विचारों की कदर की जाती है, तो वे अधिक सक्रिय रूप से टीम में योगदान देंगे। Q2, क्या टीम में सिनर्जी हमेशा अच्छे परिणाम देती है? आंसर, अगर सही तरीके से सिनर्जी को लागू किया जाए तो यह अच्छे परिणाम देती है, लेकिन कभी-कभी टीम में सामूहिक काम करने के बावजूद परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि टीम में कोई कम्युनिकेशन गैप हो या लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हों। इसीलिए सिनर्जाइज की आदत को अपनाने के लिए सही माइंडसेट और कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है। Q3, क्या अकेले काम करना अच्छा नहीं है अगर मुझे ज्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए? आंसर, यह एक सामान्य सवाल है और इसका जवाब यह है कि अगर हम सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं तो हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सीमाओं तक ही पहुंच सकते हैं। सिनर्जाइज हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने कौशल और विचारों को जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कभी-कभी अकेले काम करना भी ठीक है, लेकिन जब हमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो टीम वर्क से मिले सिनर्जी से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। का मतलब है कि हम अकेले काम करके किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले असंभव लगता है। 1+1=3। जब सिनर्जी सही तरीके से काम करती है, यही आदत हमें बताती है कि टीम वर्क की असली शक्ति इस सहयोग में छिपी है और यही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। सफल होने के लिए कुछ और चीज भी जरूरी होती है जो आपको हमारे चैनल पर समय के साथ मिलती रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। पार्ट 3, रिन्यूअल, पुनर्नवीकरण। अब बात करते हैं हैबिट 7 की, जो हमें हमारी जिंदगी को बैलेंस में रखने की आदत सिखाती है। जब हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति का ध्यान रखते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी बाकी आदतों को भी प्रभावी तरीके से लागू कर पाते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। इस आदत का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप खुद को नवीनीकरण करते हैं तो आप अपनी बाकी सभी आदतों को प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं। जब हम शार्पन द सॉ कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी शारीरिक ताकत को ही बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक को संतुलित करने की आदत सिखाती है। इमेजिन करें कि एक लकड़हारा एक सॉ आरी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वह सॉ को लगातार इस्तेमाल करता रहे और उसे कभी न शार्पन करे तो वह उतनी जल्दी और आसानी से लकड़ी नहीं काट पाएगा। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर हम लगातार काम करते जाएं, बिना खुद को रिफ्रेश किए, तो हम थक जाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो हमें खुद को रेगुलरली रिन्यू करना होता है ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। शार्पन द सॉ का मतलब है कि हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी शरीर, मन और आत्मा को भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। यह आदत हमें सिखाती है कि अगर हम खुद को निखारने का समय नहीं देंगे तो हम बाकी सभी आदतों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। इस आदत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है
कि हमें अपनी लाइफ को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारी शारीरिक फिटनेस हो, मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन या आध्यात्मिकता। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह हमसे यह भी सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आदतें काम करें और हम सही तरीके से दूसरों से जुड़े रहें, तो हमें खुद को निरंतर निखारने की आवश्यकता है। कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू शार्पन द सॉ। Q1, क्या हमें हर दिन खुद को रिन्यू करना जरूरी है? आंसर, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, खुद को नियमित रूप से रिन्यू करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन समय निकालकर एक बड़ी प्रक्रिया करनी है। छोटे छोटे कदम जैसे थोड़ी देर की मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अच्छा खाना और खुद के लिए समय निकालना भी शार्पन द सॉ का हिस्सा हो सकता है। हमें हर दिन खुद को थोड़ा सा रिचार्ज करना होता है ताकि हम अपनी बाकी आदतों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। Q2, क्या इस आदत का पालन करते वक्त दूसरों की मदद लेना चाहिए या सिर्फ खुद को इम्प्रूव करना चाहिए? आंसर, आपकी इस सवाल का जवाब यह है कि खुद को इम्प्रूव करना सबसे पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। शार्पन द सॉ का मतलब है कि हमें अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित रहना चाहिए। दूसरे लोगों से मदद लेने से हमारी सीखने और सुधारने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। Q3, क्या यह आदत कामकाजी लोगों के लिए भी लागू होती है, खासकर जब समय की कमी हो? आंसर, यह बहुत आम सवाल है। सही कहा आपने, कामकाजी लोगों के पास अक्सर समय की कमी होती है, लेकिन शार्पन द सॉ आदत को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आपको घंटों समय निकालना है। छोटे छोटे बदलाव जैसे ब्रेक के दौरान थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग या एक अच्छा किताब पढ़ना बहुत फर्क डाल सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़े समय के लिए भी अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को रिचार्ज करेंगे, तो लंबे समय में यह आपके कार्यों में बहुत मदद करेगा। समराइज ऑफ हैबिट 7। तो याद रखें, शार्पन द सॉ का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि खुद को समय समय पर रिफ्रेश और रिन्यू करना भी है। यह आदत हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो हम बाकी सभी आदतों को सही तरीके से लागू कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस में रख सकते हैं। अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वेलबीइंग का ध्यान रखें और अपनी जिंदगी को लगातार बेहतर बनाते रहें। तो दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि कैसे एक बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। यह किताब हमें सिर्फ आदतें नहीं सिखाती, बल्कि एक नया दृष्टिकोण देती है, जिससे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। पहले हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, हमें सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ के निर्माता बनना चाहिए। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यह बताती है कि हमें अपने अल्टीमेट गोल को पहले से तय करके उस दिशा में काम करना चाहिए। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को सही से सेट करना चाहिए और जो सबसे जरूरी है उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन आदतों से हम अपनी आंतरिक सफलता को हासिल कर सकते हैं। पब्लिक विक्ट्री पर फोकस करें। अब बात करते हैं पब्लिक विक्ट्री की, जो दूसरों के साथ रिश्तों और टीम वर्क पर आधारित है। हैबिट 4, थिंक विन विन, हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ऐसे समाधान तलाशने चाहिए जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हों। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, हमें यह बताती है कि पहले हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से संवाद कर सकें। हैबिट 6, सिनर्जाइज, यह बताती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं होता। इन आदतों से हम अपनी सामाजिक सफलता हासिल करते हैं, जो हमारे रिश्तों और टीम वर्क को बेहतर बनाती है। अपनी लाइफ को रिन्यू करना कभी ना भूलें और अंत में हमें अपनी लाइफ को रिन्यू करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यह सिखाती है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वेलबीइंग का ध्यान रखना चाहिए। जब हम खुद को अच्छे से रिचार्ज करते हैं तो हम बाकी आदतों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर पाते हैं।
यह आदत हमें निरंतर सुधार और बैलेंस की दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, इन 7 आदतों को अपनी लाइफ में लागू करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक इम्पैक्टफुल और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं, जो अपनी लाइफ में सफलता और संतुलन बनाए रखता है। लेकिन तुमने वह हैबिट्स तो सीख ली जिसे तुम हाईली इफेक्टिव पर्सन निश्चित रूप से संभव है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती, उसे पर डे टू डे काम करना पड़ता है और उसे अनुशासन को फॉलो भी करना होता है। बिना अनुशासन के तो तुम कोई भी हैबिट बिल्ड ही नहीं कर सकते और ना ही हाईली इफेक्टिव पीपल बन सकते हो। अगर तुम्हें हाईली इफेक्टिव पीपल बनना है तो इस वीडियो को देखो जो एंड स्क्रीन पर शो कर रही है। मैं तुमसे वही मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।